नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन देखा। उसी का एक पार्ट है फ्रिक्शन। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, समझ में कम आता है खास करके न्यूमेरिकल करते समय। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे पूरा, तो आपको पूरे अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा कि फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे इसकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो में पूरा बने रहिए और एक एक टॉपिक को ध्यान से देखिए। और ये मैकेनिक्स के पार्ट है। जब तक इस चैप्टर को या पूरे मैकेनिक्स को आप लोग सॉल्व नहीं करेंगे, पेन नहीं चलाएंगे, रफ नहीं उठाएंगे, तब तक नहीं समझ में आने वाला। तो जब भी देखा करिए वीडियो, कम से कम एक कॉपी पेन लिया करिए और उसको लिख के खुद से एनालिसिस करिए। तब अगर आप दिमाग पे प्रेशर डालेंगे तब चीज़ें समझ में आएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन, जब भी आपने देखा होगा कि हम अर्थ पे चलते हैं, हमारे पैरों में स्लीपर होती है या आपने देखा होगा कार या बाइक का जो टायर होता है, तो जब रोड पे चलता नहीं रहती है तो आप ब्रेक लगाते हो तो रुक जाती है। अगर स्पीड में हम ब्रेक लगाएंगे तो रुक जाएगी, लेकिन वही पुरानी होते होते घिस जाती है, उसमें ग्रुप्स कम हो जाते हैं। तो क्या होता है, अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो स्लिप होती है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे का लॉजिक है फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं रहता है तो हमारा रिलेटिव मोशन क्या होता है, अर्थ और हमारे स्लीपर या टायर और रोड के बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो कम नहीं हो पाता। तो इसके लिए फ्रिक्शन ज़रूरी है। फ्रिक्शन ऑलवेज क्या करता है, दो सरफेस के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। दो सरफेस के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो इस देखिए, इसकी डिफिनीसन है, व्हेन एवर ए बॉडी मूव्स आर टेंड्स टू मूव। इसका मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मूव कर ही रही है। अगर वो ट्राई भी करती है मूव करने की, टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अदर। अगर एक सरफेस दूसरे सरफेस पे ट्राई टू मूव करता है, ए फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग बिटवीन देयर सरफेस। एक फोर्स एक्ट करने लगता है दोनों के सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट पे। विच ट्राइज टू अपोज, ध्यान से देखिए, यही पूरे फ्रिक्शन में कॉन्सेप्ट लगाना है। अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। यानी कि अगर दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होने की पॉसिबिलिटीज है या हो रही है, तो उनके मोशन को रोकने के लिए जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो देखिए, मान लीजिए एक सरफेस हमारा ये 1 है और एक दूसरी बॉडी 2 है। 1 से 2 को कांटेक्ट पे रखा गया है, एक एक्सटर्नल फोर्स F लगाया जाता है। तो एक्चुअल में हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं कि कोई भी सरफेस हमारा स्मूथ नहीं होता है, कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होता। उसके बीच में क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप्स बने रहते हैं। तो इसके एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट थोड़े थोड़े कुछ पॉइंट पर होता है। यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो जब आप फ्रिक्शन लगाते हैं, तो जब ये बॉडी मूव ये रेस्ट पे है, मान लीजिए अगर ये रेस्ट पे है और इसको मूव कराया जा रहा है, तो ये बॉडी इधर मूव करने की कोशिश करेगी। तो इन दोनों के सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे एक जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लगता है, जो कि इन दोनों के रिलेटिव मोशन मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका मोशन या इसके रिस्पेक्ट में इसका मोशन, उसको अपोज करता है, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। ऑलवेज रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस। अगर मान लीजिए एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है, ठीक है। अब दोनों को हमने क्या किया, कांटेक्ट में ले आए। तो जब इसको इधर हम फोर्स लगाएंगे, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इस सरफेस के पैरेलल जस्ट अपोजिट में काम करेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स है और ये अप्लाइड फोर्स है। ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं, तो हमेशा इसका पैरेलल सरफेस के पैरेलल लगता है। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है कि कंप्लीट साइकिल में वर्क डन क्या होगा, जीरो नहीं होगा। जिसका जीरो हो जाता है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। जितने फील्ड फोर्स हैं सब के सब हमारे कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक चीज़ बच्चों हम आपको बता दें कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये मैकेनिकल फोर्स नहीं होता है, ये
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। इसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक है, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये जान जाइए कि फ्रिक्शन फोर्स इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे एक बॉडी है, ये एक दूसरी बॉडी है, इनका कांटेक्ट है। जब इस पर हम फोर्स लगा के इसको मूव कराने की कोशिश करते हैं तो इसमें हम जानते हैं कोई भी पार्टिकल एटम से मिलकर बना होता है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको चार्ज बोलते हैं। जब ये मूव करेगा तो ये चार्ज जब मूव करेगा तो एक जब चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी चार्ज जब मूव करेगा, जब चार्ज हमारा मूव करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है। वही इसके मोशन को क्या करता है, जस्ट अपोज करता है। तो बस इतना जान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। कई बार क्वेश्चन आया है ऑब्जेक्टिव में कि फ्रिक्शन फोर्स इज ए मैकेनिकल फोर्स, तो वहाँ पे ये गलत होगा, आप इसको लगाइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। पार्ट में हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए भी और इसके थ्योरी के कॉन्सेप्ट के लिए भी। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, जो हमने पीछे डिस्कस किया है उसी का ये कंक्लूजन है। व्हेन वन बॉडी इज प्लेस्ड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर एंड नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इनिशिएट रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, देन नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब ये है, देखिए समझिए कि अगर एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ रख दिया गया तो जब तक आप इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, आप इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, F=0 मतलब कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे, तब तक आपको कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं मिलेगा। फ्रिक्शन फोर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये बॉडी इसके साथ रिलेटिव मोशन करेगी। कभी भी देखिए ये मत सोचिएगा कि फ्रिक्शन फोर्स F पे डिपेंड करता है। फ्रिक्शन फोर्स कहीं भी नहीं कहा गया है। फ्रिक्शन फोर्स सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है। और हम ये जानते हैं कि कोई भी मोशन तभी होता है जब उस पर फोर्स लगता है। सेकेंड है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने फोर्स F=1 न्यूटन लगाया, तो फ्रिक्शनल फोर्स देखिए अब ये बॉडी मूव नहीं करेगी, ये मान लेते हैं कि बॉडी मूव नहीं करेगी। तो जब आपने 1 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 1 न्यूटन लगेगा, क्योंकि ये बॉडी नहीं मूव कर रही है। तो फोर्स लगाएंगे तो फोर्स कहाँ जाएगा, हम न्यूटन्स लॉ से जानते हैं कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाया गया तो उसको मूव करना ही पड़ेगा, लेकिन मूव नहीं करती क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है। इसी तरह से F= अगर आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो ये भी 2 न्यूटन का हो जाएगा। आपने 3 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो ये 3 न्यूटन का हो जाएगा। उसके बाद से मान लीजिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 न्यूटन है। आप जैसे ही इस वैल्यू से 4 न्यूटन का फोर्स लगाना शुरू किया, तब ये बॉडी क्या हुआ, मूव करना शुरू की। तो मूव करना शुरू की, इसका मतलब ये है कि अब जब ये मूव करेगी तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो उस केस में जो स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक बॉडी रेस्ट में थी उसके लास्ट वैल्यू यानी कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जैसे बॉडी मूव करने लगेगी तो आपने फोर्स 4 न्यूटन का अप्लाई किया, लेकिन जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 3 न्यूटन नहीं है, 3 न्यूटन से कम लगेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई चीज़ मूव करती है, कोई सी चीज़ को चलाना है तो ज़्यादा फोर्स लगाना होता है, जब चलने लगती है तो फोर्स की वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाती है। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, जैसे कि हमने आप बताया, विच डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स मतलब जो आप अप्लाई कर रहे हो। अभी जो मैंने बताया था 1 2 जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ये वैल्यू सेल्फ एडजस्टिंग अपने हिसाब से चेंज कर ले रही है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है और उस लिमिट के मैक्सिमम लिमिट को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। टिल द रिलेटिव मोशन स्टार्ट, जब तक रिलेटिव मोशन स्टार्ट होता है तब तक आप जितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तब तक ये सेल्फ एडजस्ट करता रहेगा। एंड ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू को और इंक्रीज करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू और इंक्रीज होगी। देखिए इधर हमने इंक्रीज किया तो ये भी वैल्यू इंक्रीज हुई। नेक्स्ट है काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब ये है कि जैसे बॉडी मूव करने लगी
तो आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा 3 न्यूटन से थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसलिए ग्राफ हमने बताया था आपको ऐसे, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स, देखिए डायरेक्टली रिलेशन है, इसके मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेंगे जब बॉडी मूव करने लगेगी, उसके बाद आपको एक काइनेटिक फ्रिक्शन मिलेगा यहाँ से लेके ये वैल्यू और ये हमारी होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन और ये होगी स्टैटिक फ्रिक्शन। द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट चेंज इवन द इंक्रीजिंग ऑफ अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने अब ये 4 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, 6 न्यूटन है, जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो ये नहीं है कि फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है, चाहे आप जितना बढ़ा लीजिए। अगर फ्रिक्शन भी मूव करता रहता है तो आप गाड़ी के देखिए स्पीड, अगर आप एक्सेलरेट करते तो क्या होता है, आप एक्सेलरेशन देते और फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है, गाड़ी की स्पीड बढ़ती ही नहीं। तो फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट होती है।